फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए, खाद्य फूड की बात करें, यह सर्वविदित तथ्य है। सभी जानते हैं कि समस्त जीवों को अपनी ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए भोजन या फूड की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवों में जीवंतता को बनाए रखने के लिए भोजन को महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन जीवों को ऊर्जा एनर्जी देता है, जिससे वे अपनी समस्त जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ऊतकों आदि का पुनर्निर्माण भी उनके द्वारा इसी भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा से किया जाता है, और साथ ही वृद्धि और प्रजनन संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी भोजन द्वारा प्राप्त इसी ऊर्जा से की जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव के जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा से ही की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के संदर्भ में खाद्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग ऐसे खाद्य पदार्थों का है जो हमारे शरीर को आधारभूत ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जबकि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित खाद्य पदार्थ प्रथम वर्ग के खाद्य पदार्थों के पूरक सप्लीमेंट्री होते हैं तथा हमारे स्वस्थ जीवन के लिए हमारे जो है बिल्कुल हम स्वस्थ रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे, उस जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। यह वर्गीकरण जीवन हेतु खाद्य पदार्थों की अनिवार्यता होने अथवा नहीं होने पर आधारित है। प्रथम वर्ग में हम देखें तो देखिए, अनाज आता है, एक सीमा तक दालें तथा वसीय पदार्थ जो हमें वसा प्राप्त कराते हैं अनिवार्य माने जाते हैं। जबकि द्वितीय वर्ग में जो कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है, उसमें दूध है, दूध से निर्मित अन्य खाद्य पदार्थ हैं, साथ ही फल, सब्जियां, मांस, मछली आदि रखे गए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। इसके अभाव में हम जीवित तो रह सकते हैं किंतु स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। समस्त जीवों के संदर्भ में विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन वायु, जल, पोषक तत्वों तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा बना सकने की सामर्थ्य रखते हैं। इन्हें हम स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस प्रकार के अंतर्गत समस्त हरित पादपों का समावेश होता है। सभी हरे पादप जिनमें पर्ण हरित पाया जाता है वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए इनको हम स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इस प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि सभी हरे पादप इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मानव सहित अन्य सभी जीव जो अपना भोजन इन्हीं स्वयंपोषियों अर्थात ऑटोट्रॉप्स अथवा हरे पादपों से अथवा दूसरों पर पोषियों पर जैवभार से उनके बायोमास से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एवं एक तीसरा वर्ग भी है जिसको हम मिश्रपोषी या मिक्सोट्रॉप्स कहते हैं, जो भी हैं जो भोजन बना भी सकते हैं तथा काम में भी लेते हैं, मतलब दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं और खुद स्वयं भी बना सकते हैं। मानव की मूल एवं निरंतर आवश्यकता के रूप में भोजन होने के कारण मानव ने इसे प्राप्त करने अथवा उत्पादित करने की बहुत ही प्रभावशाली एवं विश्वसनीय विधियां खोजने का हर संभव प्रयास किया है। यदि मानव ने जो भोजन हेतु जंतुओं पर निर्भर था तथा कच्चा मांस ही खाता था, धीरे धीरे पत्थरों के नुकीले में पहने औजार बनाकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व उसने जाना कि जिन अन्न के दानों को वह इकट्ठा करता रहता है उनको बोया भी जा सकता है तथा अन्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। यहाँ से ही कृषि का प्रादुर्भाव हुआ और घुमंतु आदि मानव एक उत्पादक बनकर प्रकट हुआ तथा भूमि एवं जंतुओं के साथ उनके नए संबंधों की नींव पड़ी और फिर इसका विकास संभव हो पाया।
मनुष्य के स्थायी जीवन प्रारंभ होने के साथ ही खेती की भूमि के आसपास उसने अपनी बस्तियों को बसाना प्रारंभ किया। ये बस्तियां ही फिर गांवों में, नगरों में और महानगरों में विकसित हुई। इसके साथ साथ तकनीक में भी धीरे धीरे स्नेह विकास होकर अधुनातन विधियां विकसित हुई। ये विकास क्रम मानव की कभी समाप्त नहीं होने वाली इच्छाओं की कहानी है। वर्तमान में हम बात करें तो खाद्य उत्पादन की मूल विधियां अर्वाचीन या प्राचीन काल से ही चली आ रही है विधियां हैं, जो कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा काम में ली जाती थी, किंतु अब ये विशाल स्तर पर की जाती हैं तथा प्रकृति के प्रकोपों पर अधिक निर्भर नहीं है। यथासंभव विशाल बांधों का निर्माण किया जाकर जल भंडार के उचित उपयोगार्थ 12 नहरों का जाल बिछाया गया है, जिससे सुदूर स्थानों पर भी उचित समय पर फसलों की सिंचाई किया जाना संभव हो सका है। बांधों के कारण जहां जल का उपयोग बढ़ाते हुए विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है या विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाता है, वहीं अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ से भी सुरक्षा संभव हुए। निचले क्षेत्रों में बाढ़ से भी बचाव। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। खाद्य पदार्थों का मानव जीवन में बहुत ही विशिष्ट स्थान है। विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के स्रोत जो है भिन्न भिन्न होते हैं। स्रोतों के आधार पर इन्हें हम निम्नलिखित रूप से मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, खेतों में उत्पन्न किए जाने वाले। दूसरा, पशुओं व जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं जो। तीसरा, जल के माध्यम से प्राप्त। और चौथा, संश्लेषित खाद्य पदार्थ। सबसे पहले हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी की परिभाषा की बात करें। देखिए, इकाई क्षेत्र में इकाई समय में होने वाला उत्पादन उस क्षेत्र की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत उत्पादकता का अध्ययन करने पर हम ज्ञात किया जा सकता है कि इसे हम प्राथमिक एवं द्वितीय प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। प्राथमिक उत्पादकता किसे कहेंगे? देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यह वह दर है जिसमें सूर्य की विकिरण ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषी क्रियाओं द्वारा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर उसको अपने अंदर भंडारण करते हैं। ये दो प्रकार की मानी गई है। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको हम जीपीपी शॉर्ट में कहते हैं। यह सकल प्रकाश संश्लेषण की वह दर है जिसमें गणना समय में श्वसन हेतु काम में आए गए कार्बनिक पदार्थ भी शामिलित किए गए हैं। इसे सकल प्रकाश संश्लेषण या कुल स्वांगीकरण भी कहा जाता है। यह हरित लवक की मात्रा, क्लोरोफिल प्रति ग्राम ड्राइवेट पर यूनिट एरिया जो है इसकी इकाई है, अथवा प्रकाश संश्लेषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड की निश्चित मात्रा प्रति ग्राम क्लोरोफिल प्रति घंटा भी मापा जाता है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए, सकल उत्पादन का या स्वांगीकरण का कुछ भाग, जैसा कि हम जानते हैं, श्वसन में एवं पादपों को बनाए रखने में काम आता है। बाकी बचा हुआ भाग भंडारित होकर वृद्धि और विकास का कार्य करता है। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध उत्पादन जो है कार्बनिक पदार्थों के पादप ऊतकों में भंडारण की दर है। इसे शुद्ध स्वांगीकरण भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन में से अगर हम रेस्पिरेशन को बाहर निकाल देते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुद्ध स्वांगीकरण या सकल प्राथमिक उत्पादन सकल उत्पादन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस श्वसन रेस्पिरेशन बराबर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है। इसी प्रकार एक समुदाय कम्युनिटी हेतु भी प्राप्त उत्पादन की गणना की जा सकती है। प्राप्त शुद्ध सामुदायिक उत्पादन नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन एनसीपी की कार्बनिक पदार्थों के भंडारण की उस दर को माना गया है जो बहुपोषी समुदाय काम में नहीं लेते हैं। एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में से बहुपोषियों द्वारा इकाई समय में काम में लिए गए पदार्थों को घटाने के बाद बचता है। एनसीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में से बहुपोषियों द्वारा इकाई समय में काम में लिए गए पदार्थों को घटाने के बाद बचता है। तो एनसीपी बराबर एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस प्लांट बायोमास यूज्ड बाय हेटेरोट्रोफ्स। जो विषम पोषियों द्वारा जो पादप का जैव भार उपयोग में लिया गया उसको अगर हम इसके नेट प्राइमरी प्रोडक्शन अर्थात जो है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन में से घटा दें तो हमें
शुद्ध सामुदायिक उत्पादन, जिसको हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन यानी शुद्ध सामुदायिक उत्पादन का मतलब यह है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जो होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, उसमें से पादप का जो जैव द्रव्यमान जो भार है, जो कि बहुपोषी द्वारा काम में लिया गया है, उसको माइनस कर दें। अगला देखिए द्वितीय उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उपभोक्ताओं के पोषक स्तर पर ऊर्जा भंडारण की दर द्वितीयक उत्पादकता कही जाती है। शाकाहारी द्वितीयक पोषक स्तर पर तथा मांसाहारी तृतीयक तथा आगे के पोषक स्तर निर्मित करते हैं। ओडम 1971 के अनुसार द्वितीय उत्पादन सकल एवं शुद्ध प्राप्त उत्पादनों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका एक भाग उत्सर्जित हो जाता है। स्वांगीकरण के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा वृद्धि, विकास एवं जनन हेतु काम में नहीं ली जाती है, अपितु इसका एक बड़ा हिस्सा श्वसन, शरीर के तापक्रम बनाए रखने, भोजन प्राप्ति जैसी क्रियाओं में लग जाता है। अतः बची हुई ऊर्जा ही द्वितीयक उत्पादन के रूप में भंडारित की जाती है या द्वितीय उत्पादन के रूप में इकट्ठी की जाती है। उसके बाद में देखिए पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्रों की क्रियात्मकता के अध्ययन के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भी तंत्र की उत्पादकता को जाना जाए। विश्वसनीय विधियों से ही उत्पादकता को जाना जा सकता है। एक जैव प्रकार की उत्पादकता ज्ञात करके दूसरे जैव प्रकार से उसकी तुलना की जा सकती है। इसी क्रम में विभिन्न जैव समुदायों की उत्पादकता ज्ञात करके उसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में उत्पादन कम हो रहा है अथवा अधिक, ये जानने के लिए भी क्षेत्र विशेष की उत्पादकता ज्ञान परम आवश्यक होता है। देखिए उत्पादकता की अवधारणा का निरूपण जो है रेखा चित्र के माध्यम से किया गया है। देखिए सबसे पहले जैव संख्या का पिरामिड देख रहे हैं, नीचे नीचे हरे पादप है, उससे को खाने वाले शाकाहारी, उसके बाद तो इनकी संख्या जो कि जैव संख्या का है, तो नंबर पिरामिड होने के कारण सबसे ज़्यादा संख्या देखिए हरे पादपों की होती है। उसके बाद में उनसे कम संख्या शाकाहारी जो उन हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, और शाकाहारियों पर निर्भर रहने वाले मांसाहारियों की संख्या शाकाहारियों से कम, और मांसाहारियों पे निर्भर रहने वाले उच्च जो मांसाहारी हैं, टॉप कार्निवोर्स हैं, उनकी संख्या उससे भी कम होता है। और इस प्रकार सीधा यानी अपराइट पिरामिड हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब अगर हम खड़ी फसल का देखें तो आप देखते हैं पादप एवं जंतु हैं, इसमें भंडारित पदार्थ, प्रवास, माइग्रेशन भी होता है, मानव को प्राप्त उत्पादन भी होता है। साथ ही उत्पादन दर जो है मांसाहारी, शाकाहारी कुल उत्पादन दर के बारे में भी इसमें रेखा चित्र में बताया गया है। प्रसिद्ध पारिस्थितिकविद क्लार्क के अनुसार उत्पादकता की मूलभूत अवधारणाएं हैं जो क्रमशः ऐसी है: खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप, हटाए गए पदार्थ, मटेरियल्स रिमूव्ड, एवं उत्पादन दर प्रोडक्शन रेट के नाम से जानी जाती है। खड़ी फसल के अंतर्गत किसी क्षेत्र में निर्धारित समय पर जिन जीवों की अधिकता होती है उन्हें माना जाता है। इसे संख्या में, जैवभार में तथा निहित ऊर्जा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। हटाए गए पदार्थों में से किसी क्षेत्र से इकाई समय में मनुष्य को प्राप्त होने वाली उपज या पैदावार पारिस्थितिक तंत्र से प्रवास कर लेने वाले जीवों तथा कार्बनिक पदार्थों के भंडारण को माना जाता है। तीसरी अवधारणांतर्गत उत्पादन कर या उस क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि का आकलन किया जाता है। पहला, खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खड़ी फसल का आकलन करते समय विभिन्न समष्टियों यानी पॉपुलेशंस के जीवों की सघनता का ध्यान रखना पड़ता है। इससे हम यह जान सकते हैं कि जीवों की सघनता का प्रभाव ऋणात्मक है अथवा धनात्मक, यानी कि लाभदायक प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं या हानिप्रद। एक जाति की दूसरे जाति के जीवों पर निर्भरता की जानकारी हम आंकड़ों से प्राप्त होने वाली चारे की जातियों का ज्ञान करने में सहायता मिलती है। खड़ी फसल का परिमाणात्मक स्वरूप भी प्राकृतिक समष्टियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष पादपों एवं जंतुओं की अधिकता की जानकारी भविष्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार उत्पादकता के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए योग्यता एवं दक्षता पूर्वक प्राकृतिक संसाधनों से निश्चित एवं निर्धारित उत्पादन प्राप्त किया जाना चाहिए।
अब देखिए, हटाए गए पदार्थ, मटेरियल रिमूव्ड की बात करें। किसी क्षेत्र में हटाए गए पदार्थों के विभिन्न आयाम ही उत्पादकता की अवधारणा का द्वितीय चरण निर्मित करते हैं। यह चरण सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के पारिस्थितिकविदों हेतु महत्व का है। कुछ लोगों का विश्वास है कि जो उत्पादन किसी क्षेत्र विशेष से किसानों, मछुआरों, शिकारियों द्वारा प्राप्त होता है या वनोपज के रूप में वन से प्राप्त होता है, वहीं हटाए गए पदार्थों की श्रेणी में आता है। किंतु हमें उस क्षेत्र में होने वाली हानि जो प्रवास, माइग्रेशन, कार्बनिक जमाव, ऑर्गेनिक डिपोजिशन आदि के रूप में होती है, उस पर भी ध्यान रखना होगा। उत्पादन को प्रभावी रूप से नियंत्रित बनाए रखने तो उत्पादकता की समस्त अवधारणा को समझ करके सन्निहित कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पादन दर की बात करें, प्रोडक्शन रेट, जैसा कि हम पूर्व में लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि किसी क्षेत्र को खड़ी फसल या उत्पादन उस क्षेत्र का उत्पादकता का संपूर्णतः ज्ञान नहीं कराता है। इस क्षेत्र में होने वाली अन्य निर्माणात्मक एवं विघटनात्मक गतिविधियों एवं क्रियाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एक साथ ही पादप उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी जीव एवं दूसरे घटक एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। अतः उत्पादन दर का मूल्यांकन अत्यंत जटिल होता है। संपूर्णतः पारिस्थितिक तंत्र में अंतर्निर्भरता की जानकारी हेतु हमें प्रत्येक पोषक स्तर की उत्पादन दर की जानकारी होनी ही चाहिए। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी द्वारा इकाई समय में इकाई क्षेत्र या आयतन द्वारा कितनी मात्रा में पदार्थ निर्मित किए गए हैं, इसका ज्ञान भी उत्पादन दर जानने तो आवश्यक माना गया है। कुल उत्पादन एवं शुद्ध उत्पादन का अंतर जानना परमावश्यक है। समस्त तथ्यों की पुख्ता जानकारी प्राप्त करके ही हम उत्पादन दर की गणना को कर सकते हैं, तभी उत्पादन के माध्यम से इच्छित परिणामों की प्राप्ति किया जाना संभव है। थैंक यू।